लिखिए स्टीम डिस्टिलेशन। लास्ट आर्टिकल चेक करें, आपके पास लिखा होगा मोस्ट प्रोबेबली किसका एग्जाम्पल, चेक करिए। एग्जाम्पल बता रखा था, चेक कर लें। कल का एग्जाम्पल आया था बेटा, चुप रह के पढ़ाना है क्या आज? सर। ठीक है, सो रहे हो सबकी सब? हाँ नहीं सर। यहाँ कौन भूल गया था सच्चाई? इसे मेरे को लगा आप पूछ रहे हो सुन रहे हो सबकी, नहीं आप सो रहे हो बोल रहे थे। अच्छा, अब जरा थोड़ा नॉन स्टॉप बहुत तेजी से मैं आपको जरा समझा, मतलब लिखाऊंगा, और ये जिससे आज चैप्टर खत्म हो, कल से नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। और सैटरडे को आपका डिस्कशन है और संडे को आपका टेस्ट है। देखो, स्टीम डिस्टिलेशन, द प्रोसेस ऑफ steam distillation is used for the separation and purification of liquid which is appreciably or significantly volatile in, अंडरलाइन करें, वोलेटाइल, ये कॉन्सेप्ट है इसका, वोलेटाइल इन स्टीम फ्रॉम नॉन वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल components of the given mixture full stop. The process of steam distillation is used to purify the substance which are volatile in steam, but are not immiscible, सॉरी नॉट लगा दिया, बट आर नॉट मिसिबल लिख लो, क्योंकि नॉट तो लगा ही दिया ना मैंने, मतलब पानी में घुलते नहीं है, बट आर नॉट मिसिबल विथ वाटर। और एक और बात लिखिए, दे शुड possess और दे शुड हैव हाई वेपर प्रेशर, they should have high vapor pressure at the boiling point of water, 373 Kelvin, at the boiling point of water.
एक बार पढ़ लो बेटा जरा जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। क्या सभी बच्चों ने एक लॉ सुना है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर? हाँ जी सर। दूसरा, ड्यूमास मेथड अभी कुछ दिनों पहले पढ़ाया गया था, जिसमें साफ साफ सिखाया गया था पीटी बराबर P1 प्लस P2, जो कि किस पर बेस था, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पर। अब लिखे नेक्स्ट लाइन से, बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। अब इसके आगे लिखिए, स्टीम डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन Dalton's law partial pressure, is based on Dalton's law partial pressure, that is PT बराबर P1 plus P2, that is atmospheric pressure, जो टोटल प्रेशर माना हमने, शुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, P1 यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लस P2 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो PT बराबर समझ सकते हैं आप इसे P1 प्लस P2। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, रिवाइज करा दे रहा हूं, हालांकि गैसीय स्टेट में पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस in a gaseous mixture, in a gaseous mixture are in the ratio of their relative number of moles, that is N1 over N2 is equal to P1 over P2. Here N1 and N2 are the number of moles, and P1 and P2 are the partial pressure of organic liquid and water respectively. सर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या हुआ? रेशियो, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, मतलब जैसे किसी के 5 मोल है, किसी के 6 मोल है, तो टोटल मोल फ्रैक्शन उसका कितना हुआ, 5/5 प्लस 6 मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, रेशियो वाइज। अभी समझाऊंगा कैसे, लिखो अब आगे। द प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, the process of steam distillation
is widely used, ये एग्जाम्पल 12th क्लास में ज्यादा काम आता है, is widely used is used in the separation of orthonitrophenol and paranitrophenol. Paranitrophenol. In this process, water vapors carry along with them vapors of more volatile orthonitrophenol, while paranitrophenol with higher boiling point remains in the distillation flask. Remains in the distillation flask. Remains in the distillation flask. Example number 2. सर प्लीज लाइन रिपीट करवा दीजिए वाली. Dr. Banzal, Yes, sir. repeat कर दें. In this process, water vapors carry along with them vapors of more volatile orthonitrophenol, while paranitrophenol with higher boiling point remains in the distillation flask. Second example, जो सबसे ज्यादा बार आया है. Aniline is purified by steam distillation method. एक बार एनसीईआरटी चेक करिए, क्या उसमें नाइट्रोबेंजीन वाला भी एक एक्स्ट्रा मेथड दे रखा है क्या? चेक करें, ओपन करें एनसीईआरटी. सर एनिलीन वाटर मिक्सचर का दे रखा है सर. नाइट्रोबेंजीन नहीं है? नहीं सर, ना नाइट्रोबेंजीन है ना ऑर्थो पैरानाइट्रोफेनॉल. ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, पैरानाइट्रोफेनॉल बेटा 12th क्लास में आता है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल यहीं पे करा दिया उसका, है ना. और एक और ध्यान रखना, नाइट्रोबेंजीन भी इसका एग्जाम्पल है. अब देखो मैं आपको जरा हल्का सा समझा दूं, ये है क्या. जैसे आपके पास दो सब्सटेंस है, एक है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शर्त क्या होती है कि हाइड्रोजन एटम दोनों साइड से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जाए. तो देखिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये रहा आपका और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी यहां ये रहे. तो वहां पर इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड. इंट्रा का मतलब क्या है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर. मॉलिक्यूल के अंदर. और
ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ा रहा हूं, ये चीज आपके बोर्ड के पेपर में भी आएगी और ऑब्जेक्टिव पेपर में भी। ये वाला मॉलिक्यूल आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका नाम क्या है? पैरानाइट्रोफेनॉल। ऊपर वाला क्या था? ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ये पैरानाइट्रोफेनॉल जब दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये करेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर का मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में। बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और इंट्रा का मतलब विद इन मॉलिक्यूल। इस तरीके से मैंने आपको वहां लिखवाया था जॉइंट नेटवर्क। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते चले जाएंगे और उसके कारण यहां पर एक बड़ा नेटवर्क डेवलप हो जाएगा। तो अब आप खुद ये बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा और किसका कम? पैरानाइट्रोफेनॉल का ज्यादा होगा, ऑर्थो का कम। और आप जानते हैं कि वोलेटाइल नेचर is inversely proportional to boiling point. So which one is more volatile? नाइट्रोफेनॉल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए आप ऐसे समझे, बड़ी आसान बात है, बड़ी आसान बात। कल मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था क्या बेटे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला बताओ, कल या परसों शायद बनाया हो। सर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। और ये मैंने क्या बताया था, ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्लस पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों प्रेजेंट है, ठीक? और आपने क्या, अच्छा आप क्या चाहते हैं? इन दोनों को सेपरेट करना। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर स्टीम पास करेंगे। क्या एनसीईआरटी में डायग्राम बन रहा है? चेक करिए। नहीं सर। कोई बात नहीं। तो जब स्टीम पास करेंगे तो क्या होगा? हाँ, स्टीम डिस्टिलेशन का क्यों बनता है? झूठ बोलना नहीं है। सर, दे रहा है, है डायग्राम है सर, है 360 पे। स्टीम अगले पेज पे है सर। यस स्टीम कहां से पास होगी? चेक करो, उसके अंदर कंडेंस वाटर वेपर्स। Yes, sir. यस सर। और स्टीम कहां से आ रही है? एक देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम है उसमें वहां से स्टीम बन नहीं होगी, और हाँ मतलब लेफ्ट दो पाइप निकल रहे हैं, और 2 नंबर लेफ्ट वाला जा रहा है। एक पाइप जा रहा है, उसमें कंपाउंड टू बी डिस्टिल लिखा होगा, चेक करो। Yes, sir. और वहां से Yes, sir. लिखा हुआ है। देखो बस, ये बहुत बड़ा, बहुत ही आसान है, बहुत आसान। जैसे जिस बैच के बच्चे होशियार होते हैं ना, तो हम इन टॉपिक्स को पढ़ाते भी नहीं है, क्योंकि बच्चे अपनी इंसल्ट मानते हैं कि सर हमें अब ये भी पढ़ाने लग गए हैं। तो कोई बात नहीं। तो सर, हाँ, सर जो ये डायग्राम अभी जो हमने देखा था, इसमें जो बंसल बर्नर की जो फ्लेम है वो ब्लू और ग्रीन, क्या वो हैलोजेंस वाली बात रिप्रेजेंट कर रही है या फिर ऐसे ही रखा है? वो स्टाइल में बना दिया एनसीईआरटी वाले ने। यहाँ पे एलोजेंस का वो वैसे ही दिखा दिया उसने। बच्चे को, छोटे बच्चे खुश होते हैं ना कलर देखकर, इसलिए। सर ओ सर जब राइट में जो फ्लास्क के अंदर डिस्टिल्ड लिक्विड और वाटर अलग अलग आ रहा है, तो फिर लेफ्ट के अंदर वाटर का फ्लास्क क्यों रखा हुआ है? अभी मैं चेक करता हूँ डायग्राम फिर से। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो स्टीम जब हमने पास करी, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट और पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम ज्यादा आपको दिख गया? अच्छा, क्या मैंने ये राइटली लिखा है मोर वोलेटाइल? हाँ सही। यस सर। ठीक है बच्चों, तो स्टीम यहां से गई, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, स्टीम जाएगी, हीट प्रोवाइड करेगी, और उसकी वजह से जो मोर वोलेटाइल होगा
वो वेपराइज कर वो जाएगा। वो steam vaporize के साथ होगा। चला जाएगा। अब यहाँ से जो वेपर्स बाहर निकलेंगी उसमें दो चीजें निकलेंगी यहां से। कौन सी दो चीजें? एक तो स्टीम का प्रेशर होगा और एक प्रेशर होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का वो किसके इक्वल हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक में। प्रेशर के। और जैसे ही अचीव होगा तो वहां पर उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो ये मिक्सचर किसका है? प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर और प्रेशर ड्यू टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इसका क्या होगा बेटे? ये वहीं पे भी रहता रह है। हो नहीं जाएगा पाएगा। फ्लास्क के अंदर, वहीं तो रह रह जाएगा जाएगा। बताओ। क्योंकि इसका मोल बॉइलिंग पॉइंट जा रहा है ना, मोल इसलिए टाइम रह नहीं था ना। हाँ, अब मैं डायग्राम देखता हूँ। तुम एनसीईआरटी में क्या क्वेरी कर रहे हो? क्या देखता हूँ, एक सेकेंड। पहले वाले फ्लास्क में क्या चक्कर है? पानी उबाला है उसने, वहां से सीधी डंडी लेकर आ रहा है दूसरे वाले फ्लास्क में, उसमें क्या लिखा है? कंपाउंड टू बी डिस्टिल्ड। इसका अर्थ बताओ चलो। अच्छा समझ गया सर। है ना? कंपाउंडेड डिस्टिल मतलब वो मिक्सचर है जिसके अंदर लिक्विड कंपाउंड है। को उड़ाना है और वहां से ठीक 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 डंडी ठीक आ रही ठीक। है नीचे की तरफ, वो उड़ा के अच्छा लिया। इसने यहाँ से स्टीम पास कर दी है इसने। अच्छा हाँ, तो वहां पे कौन रह गया वो जरा बताना। तो पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल फ्लास्क के अंदर ही रह जाएगा सर। नीचे जो आया है वो आ तो जाएगा ऊपर वाले वाटर अच्छा के साथ। ये बताओ बच्चों, यहाँ पर डॉल्टन्स लॉ कैसे लगा? प्रेशर तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो टोटल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से pressure इक्वल होगा होगा जो सेकंड फ्लास्क में आएगा। नाइट्रोफिनॉल। अब मान लो इस प्रेशर के साथ इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए N2 या N1 N2 जो भी माने हो हमने, ऐसे इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? N2। तो हम यहाँ पर एक रेशियो निकाल लेंगे ना N1 ओवर N2 का। कैसे निकालेंगे? देखो, नंबर ऑफ मोल्स W1 अपॉन M1 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2। M1 M2 क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और यहाँ पर वेट परसेंटेज निकाल लेंगे। सर हम इस मिक्सचर डायरेक्टली हीट कर लेते बिना स्टीम पास करे तो फिर नहीं हो पाता क्या? एक्चुअली में ऐसा है कि जैसे कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रांगली हीट करने पर वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन करके सस्ता मतलब मेथड से काम चला लेते हैं। सर 1 मिनट से पहली वाली स्लाइड लगाइए। ओके बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है सर। नोट कर लिया? नहीं सर, एक मिनट बस ये वाला नोट करना है। सर सेकंड एग्जांपल पर रिपीट कर देंगे सर, एनिलीन वाला जो आप बता रहे थे। हाँ, नहीं, एनिलीन में भी जैसे अशुद्धियां होती है ना, तो वो एनिलीन को उड़ा के ले जाती है वेपर्स, और ये अशुद्धियां नीचे रह जाती हैं। अच्छा मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ एनिलीन में काम आता है। हाँ, सर हम्म, सर हमारे को कैसे पता लगेगा कि हमारे को कौन सा कंपाउंड, कौन सा डिस्टिलेशन है, कौन सा मेथड यूज करके प्योरीफाई करना है? वो बेटा एक्सपेरिमेंट से तो पता चलता है। अब जैसे हमने ग्लिसरॉल का पढ़ा तो हमें पता चला कि जब हमने इसे गर्म किया तो वो गर्म करते टूट गया, तो हमने तुरंत डिस्टिलेशन रिड्यूस प्रेशर किया। हम भाई हमारी स्टडी करने के बाद ही तो हमें सारी बातें पता चलती हैं। एक्सपेरिमेंट। अब सर जैसे एग्जाम में आया, अगर हमारे को नहीं पता होता ये एनिलीन का एग्जांपल, इसके लिए आपको वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो अपने आप को क्यों सता रहा है? कृपया करके माइक बंद करें। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो। एक सेकंड, अभी रुक जाओ।
तो इस पर कोई न्यूमेरिकल आता है? नहीं, कुछ नहीं आता न्यूमेरिकल। सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसी पे आते जो मैंने कराया था ना तेरे को, जेल्डास और ड्यूमास। वो आ गया समझ में तुम्हें? यस सर। जेल्डास का मंत्र क्या बताया था मैंने, बताना? 1.4 into NV upon weight of organic compound. अपॉन और ड्यूमास का आखिरी मंत्र क्या था? V2 by 8 into V2 weight of upon 8 organic into weight of into weight of organic organic into weight of compound. organic compound. ठीक है, नोट कर लिया? Yes sir. हाँ, ये पूरा लिखना, डायग्राम बनाओ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। भाई नोट्स ऐसे बनाओ कि जब तुम एक साल बाद जब पेपर दो तो ये डायग्राम देख के तुम्हें याद आ जाए। इस समय तो खुशी होती है कि हमें आ गया समझ में, छोड़ दो, बाद में दिक्कत होगी। लिखो। एक सेकेंड सर। यस सर। Done sir. लिखिए, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड। देखना कौन से नंबर का होगा ये, मैंने नंबर डलवाए थे कल आपको। 8वां। नंबर का होगा देखना, 8th डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एनसीईआरटी में कितनी लाइनों का होगा देखना, डायग्राम है बैक पेज पलटो। एनसीईआरटी में है, हाँ दे तो रखा है, डायग्राम से बना रखे इन्होंने। वो कौन से बना रखे ना, देखो एनसीईआरटी में, नहीं एनसीईआरटी में देखो कौन से बना रखे होंगे, दिख रहा है क्या? 12.10। हाँ हाँ, उसमें ना डायग्राम के कलर को देखो, उसी से समझ में आ जाएगा, इतना आसान है। दिस मेथड इज यूज्ड, Column वाला. हाँ वो कौन से दे रखे होंगे, कौन से ऐसे। Yes. दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट a given organic compound present in aqueous solution present in aqueous solution by shaking with a suitable organic solvent in which the compound is more soluble, इसको हाईलाइट कर देना, more soluble, the basic requirement
of the organic solvent is that it should be insoluble or immiscible. Immiscible with water. So that organic solvent and water vapors, water layers, organic solvent and water layers can be easily separated out. Can be easily separated out. बहुत ही आसान. पढ़े लिखों की भाषा में समझोगे तो मजा नहीं आएगा, और देहाती गवार बन के समझोगे तो समझ में आ जाएगा. तो कितना आसान है समझना. एक लिक्विड है L1, एक लिक्विड है L2. ये आपस में इम्मिसिबल है. क्या है जरा बताना? Immiscible. जैसे ऑयल और वाटर, ये अलग रखा हुआ है, ये अलग रखा हुआ है. मान लीजिए ये पानी है और ये कोई भी सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है, जो भी वो एग्जामिनर दे. हेक्सेन दे सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड दे सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड दे सकता है, बेंजीन, टोलीन, कुछ भी दे सकता है, डिपेंड करता है नेचर पर. अब आपने क्या करा, आपके पास जैसे हमारे पास कलर मौजूद है, मैं कलर के हिसाब से बताऊं. हमारे पास ये X नाम का सब्सटेंस है और ये वाटर के अंदर प्रेजेंट है. हालांकि पानी में ही कम सॉल्युबल है, लेकिन ये इस समय किसके अंदर प्रेजेंट है? वाटर के अंदर. आपको टास्क दिया गया है कि इस X को पानी से बाहर निकालिए. आपने क्या करा, एक ऐसा सॉल्वेंट सेलेक्ट किया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो पानी के साथ इम्मिसिबल है. पानी में ये डिसॉल्व नहीं होगा. कौन? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. लेकिन X इस सॉल्वेंट के संग ज्यादा अफिनिटी रखता है और मोर सॉल्युबल है. किसके कंपैरिजन में? X की सॉल्वेंट इसके अंदर कंपैरिजन में पानी के. तो जब आप सॉल्वेंट को अधिक मात्रा में ऐड करोगे तो ये X पानी को छोड़कर किसके साथ चला जाएगा? सॉल्वेंट के साथ. तो अब क्या होगा कि ये जो रेड वाली जो लेयर है, इस लेयर में तो आ जाएगा X, जैसे मान लीजिए सॉल्वेंट लेयर या ऑयली लेयर, और जो पानी वाली लेयर होगी वो नीचे हैवी होने की वजह से तैरती रहेगी. तो एक बार में तो ऐसा होगा नहीं, बार बार रिपीट करने पर ही ऐसा होगा. तो X अब किसके साथ आ चुका है? ऑयली लेयर के साथ. सॉल्वेंट के साथ. ये सूटेबल मेथड के द्वारा अलग कर लेते हैं. है कोई जो समझा सके? सर हमने दो लिक्विड लिए हैं, L1 और L2, जिसमें L1 तो वाटर है, L2 एक दूसरा लिक्विड है जो कि इमिसिबल है वाटर से, और एक तरह का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. हमारे पास एक कंपाउंड है X जो कि वाटर के अंदर थोड़ा सॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के ज्यादा सॉल्युबल है. अब हमें वो X को सेपरेट करना है उसके वाटर के सॉल्यूशन के साथ से. तो हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर X रखा हुआ है, उसके अंदर वाटर है. अब हमें क्योंकि X को डिफरेंशिएट करना है, तो हमने यह किया, हमने L2 जो दूसरा वो है सॉल्वेंट, हमने उसे पोर किया. तो X जो है, क्योंकि वो उस लिक्विड के साथ ज्यादा अफिनिटी रखता है, तो वाटर को छोड़कर उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, और इसलिए फिर वो X और दूसरा लिक्विड मिला के एक ऑयली लेयर बना लेंगे वाटर के ऊपर, और धीरे